Hello students, in today's video lecture, we will discuss about liability. That is a type of general insurance which is called liability insurance. So liability insurance क्या होता है? Liability is nothing but due to the person who has purchased the insurance. Liability insurance क्या होता है? It is a part of general insurance which is a system of risk financing. To protect the purchaser. Purchaser कौन है? जिसने इंश्योरेंस परचेज किया है, इंश्योर्ड, from the risk of liability imposed by lawsuits and similar claims. समझते क्या बोल रहा है? Liability insurance is a kind of general insurance जो प्रोटेक्ट करेगा इंश्योर्ड, जिसने इंश्योरेंस परचेज किया है, उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द लाइबिलिटीज imposed by lawsuit. मतलब लॉ ने इंश्योर्ड के ऊपर लाइबिलिटी का डिसीजन लिया है, दैट इज ही हैज टू पे. जैसे एक सिंपल से समझते हैं, विजय माल्या के केस में कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि ही हैज टू पे ऑल द ड्यूज और बिना उसके पेमेंट के ही कैन नॉट रन हिज बिजनेस. ऐसे सिचुएशन में द पर्सन कैन टेक लाइबिलिटी इंश्योरेंस, और जो इंश्योरेंस कंपनी है, जितने अमाउंट का उसने लाइबिलिटी इंश्योरेंस लिया होगा, इंश्योरेंस कंपनी विल पे ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योर्ड. दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटी इंश्योरेंस. मतलब ये है कि लीगल डिसीजन की वजह से कंपनसेट करने की लाइबिलिटी इंश्योर्ड के ऊपर अगर आती है, सो इफ द इंश्योर्ड हैज परचेज्ड लाइबिलिटी इंश्योरेंस, द क्लेम विल बी सेटल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी. और डिटेल में समझते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द इंश्योर्ड in the event he or she is sued for claims that come within coverage of the insurance policy. So, liability insurance protects the person who is sued for claims that come within the coverage of insurance policy. For example, आपने सुना होगा कि जब नैनो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी इंडिया में, नैनो, तो उसके फर्स्ट कुछ प्रोडक्ट काफी फॉल्टी थे. कई ऐसा आया कि जो गाड़ी है वो उसमें चलते चलते आग लग गई. अब इस सिचुएशन में जो कस्टमर है उसने क्लेम फाइल किया अगेंस्ट टाटा मोटर्स, एंड टाटा मोटर्स हैज टू कंपनसेट एज पर लॉ, हैज टू कंपनसेट. और ये जो कंपनसेशन होगा, दैट विल बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज टाटा मोटर्स ने लाइबिलिटी इंश्योरेंस परचेज किया हुआ. गेटिंग पॉइंट? Liability insurance is designed to offer specific protection against third-party insurance claims. So ये डिजाइन है किसके लिए? Against third-party insurance claim. It's a kind of third-party insurance जो हमने मोटर इंश्योरेंस में पढ़ा था. मोटर इंश्योरेंस में कैसा था कि आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, that is third-party insurance, liability only policy, which is compulsory. और आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, सो द क्लेम विल सेटल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी अंडर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस. इसी तरीके से इंडस्ट्रीज में अगर कोई थर्ड पार्टी क्लेम आता है, द क्लेम विल बी सेटल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी. दैट इज पेमेंट इज नॉट टिपिकली मेड टू द इंश्योर्ड. मतलब ये पेमेंट जो है जिसने इंश्योरेंस लिया है उसको पे नहीं होगा, but rather to someone suffering loss who is not a party of the insurance contract. Normal क्या होता है कि there is a contract between insured and insurer, insurance company और जिसने इंश्योरेंस लिया है, इन दोनों के बीच में एक
इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसके अगेंस्ट में जो इंश्योर्ड है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देता है और इंश्योरेंस कंपनी उसके रिस्क को प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी कोई क्लेम आता है तो क्लेम इज सेटल्ड टू द इंश्योर्ड, बट अगर ये लायबिलिटी इंश्योरेंस है, the claim will not settle to the insured. The claim will be given to the third party, which is not part of contract. This is liability insurance. The subject matter of these policies is potential legal liability towards third parties. तो इसके पोटेंशियल लीगल लायबिलिटी किस पे बनती है? लायबिलिटी किसकी आ सकती है कंपनी के ऊपर? थर्ड पार्टीज की या एम्प्लॉइज की आ सकती है, और एज द केस में। सो लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या है? लायबिलिटी इंश्योरेंस जिसने इंश्योरेंस परचेज किया है उसके ऊपर कोई क्लेम आता है, और क्लेम किस टाइप का क्लेम आ सकता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा होगा। उसके ऊपर कोई क्लेम आता है, सो द क्लेम विल बी सेटल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी इंश्योरेंस। लायबिलिटी इंश्योरेंस के टाइप्स हैं। द लायबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस रिलेट्स टू फोर मेजर टाइप्स। फोर मेजर लीगल लायबिलिटी पॉलिसीज होती है। एक है पब्लिक लायबिलिटी। पब्लिक लायबिलिटी, इसका बेस्ट एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी। 1984 में जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था भोपाल में, जिससे जिससे अराउंड 500 के आसपास डेथ हुई थी एंड थाउजेंड्स हैव सफर्ड। और ये सारे लोग उस गैस प्लांट के नियर बाय एरिया के विलेजर्स थे। ऐसे जहां पे केस आते हैं तो ये लॉ का डिसीजन होगा कि कंपनी हैज टू कंपनसेट टू द पब्लिक को कंपनसेट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड पब्लिक लायबिलिटी। थर्ड पार्टी को कंपनसेट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड पब्लिक लायबिलिटी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं कि सपोज भिलाई स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस है। बाय एनी इंसिडेंट और एक्सीडेंट से ब्लास्ट फर्नेस में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सेक्टर एरिया को छोड़ के बाहर, बिकॉज सेक्टर एरिया में एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई का कंपनसेशन अलग बन जाता है। बाहर के एरिया, उसके पीछे साइड में, विच इज नॉट पार्ट ऑफ बीएसपी, वहां अगर कोई प्रॉपर्टी का डैमेज होता है या किसी बॉडीली इंजरी का या किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, उस केस में द क्लेम हैज टू बी पेड बाय भिलाई स्टील प्लांट। और अगर भिलाई स्टील प्लांट ने पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस लिया है, so the claim will be settled by insurance company on the behalf of Bhilai Steel Plant. So this is public liability, जहां पे पब्लिक इन लार्ज को कंपनसेट करना होगा। लायबिलिटी बनेगी पर्सन की या कंपनी की। उस केस में अगर पब्लिक लायबिलिटी ली गई है, so the claim will be settled by insurance company. सेकेंड देखते हैं, सेकेंड इज प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या होता है? जहां पे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आया जिसकी वजह से कस्टमर को कोई लॉस होता है, तो क्लेम विल बी सेटल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी अगर कंपनी ने प्रोडक्ट लायबिलिटी लिया। इसको और अच्छे से समझिए। फॉर एग्जांपल, आप एक माइक्रोवेव लिया, माइक्रोवेव लेस से 25,000 का माइक्रोवेव है, और उसको जब यूज कर रहे हैं, कस्टमर यूज कर रहा है, तो उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई फॉल्ट आता है, जिसकी वजह से पूरा माइक्रोवेव ब्लास्ट हो गया। उसे माइक्रोवेव तो गया, एट द सेम टाइम
जो प्रॉपर्टी है कस्टमर की वो भी डैमेज हुई। जो किचन में रखा तो हो सकता है कि किचन में बहुत सारा लॉस हो जाए, और भी चीजें रखी हुई, रेफ्रिजरेटर को कुछ इफेक्ट आ गया है ना, और भी काफी लॉस हो सकती है। तो यहाँ पे जो डैमेज है वो प्रोडक्ट का है, और प्रोडक्ट की वजह से कस्टमर की प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, इवन प्रोडक्ट भी डैमेज हुआ। और आप जानते हैं कि कोई भी आप प्रोडक्ट लीजिए तो उसमें वारंटी और गारंटी देता है, तो वो जो वारंटी और गारंटी दे रहा है दैट इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट लायबिलिटी। तो अगर प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो अंदर वारंटी के अंदर प्रोडक्ट रिप्लेस होगा, और वही अगर प्रोडक्ट में कुछ लॉस करता है, कंपनी हैज टू कंपनसेट टू द कस्टमर। तो इस केस में अगर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट लायबिलिटी परचेज कर रखा है, हर एक प्रोडक्ट की लायबिलिटी हो सकती है, तो अगर प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस परचेज कर रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। Next example is professional indemnities. Professional indemnities means compensation done by professional. Professionals like profession, डॉक्टर का प्रोफेशन है, लॉयर का प्रोफेशन है, ऑडिटर का प्रोफेशन है, सीए प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशन है, टीचिंग भी एक प्रोफेशन है, बट इसमें इंडेमनिटी बहुत लिमिटेड है। तो ऐसे प्रोफेशन की वजह से अगर कोई लायबिलिटी बनती है, प्रोफेशन की वजह से लायबिलिटी कैसे? जैसे कि ऑडिटर ने रिपोर्ट्स को ऑडिट किया और ऑडिट का स्टैंप लगा दिया, ऑडिट किया, और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस कंपनी का वापस ऑडिट किया और उसमें कुछ एरर मिला, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइन लगा दिया उस कंपनी। नाउ इन दिस केस कंपनी कैन सू द ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर ने ऑडिट किया, उसने प्रॉपरली ऑडिट नहीं किया, जिसकी वजह से देयर वर सम एरर, और उस एरर के बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइन लगाया। नाउ इन दिस केस auditor has to pay to the company, auditor has to pay to the company and company will pay to the income tax department। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेंगे, अपना प्रोफेशनल इंडेमनिटी का इंश्योरेंस ले लेंगे, प्रोफेशनल इंडेमनिटी, अपने प्रोफेशन का इंश्योरेंस करवाएंगे। इसी तरीके से लॉयर ने कोई केस लड़ा, केस विद सम रॉन्ग फैक्ट्स इसने प्रेजेंट कर दिए, जिसकी वजह से वो केस जीत गए। बाद में किसी ने पीआईएल फाइल किया, पब्लिक लिटिगेशन फाइल हुआ, और जिसके बाद पता चला कि देयर वर सम रॉन्ग फैक्ट्स presented to the court. In that case, court can sue, court can file a claim to the lawyers। तो ऐसे सिचुएशन लॉयर अपनी प्रोफेशन की इंडेमनिटी करता है। और एग्जांपल देखिए, कई बार ऐसे न्यूज में या मीडिया में हम लोग सुनते हैं कि किसी एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट की डेथ हो गई, तो जो पेशेंट के परिवारजन हैं वो लोग हॉस्पिटल पे केस फाइल करते हैं कि डॉक्टर्स के नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। उस केस में फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, और अगर इन्वेस्टिगेशन में फाइंड आउट होता है कि यस देयर वर सम नेग्लिजेंस, जैसे कि एक जोक, कई जोक्स हैं कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन करने के बाद ये पता चला कि डॉक्टर का ग्लव्स जो है पेशेंट के पेट में ही रह गया, और बाद में पेशेंट का इन्फेक्शन होने से डेथ हो गई। आई डोंट नो हाउ इट इज पॉसिबल, बट लेट्स टेक एग्जांपल। उस केस में पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं दे कैन फाइल अ केस, और अगर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चलता है तो द हॉस्पिटल हैज टू पे। तो हॉस्पिटल क्या करेगी, हॉस्पिटल विल टेक प्रोफेशन इंश्योरेंस, प्रोफेशनल इंडेमनिटी, अ काइंड ऑफ लायबिलिटी इंश्योरेंस परचेज कर।
so that the compensation which is sued on the hospital will be paid by insurance company. इसी तरीके से होता है employer's liability. Employer's liability, it is related to employee. Suppose एक particular employee जो है, कोई भी employee है ना, contract पे हो या permanent हो या temporary हो या probation में हो, है ना, कोई भी employee, employer-employee relation build होना चाहिए. तो अगर एम्प्लॉय वर्क प्लेस पे किसी भी इवेंट की वजह से या तो उसकी डेथ हो जाती है या बॉडीली इंजरी हो जाती है या कोई भी लॉस हो जाता है, कोई एक बॉडी का कोई पार्ट का लॉस हो गया, ऐसी कोई भी एक्सीडेंटल इवेंट होता है, उस केस में एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनसेट करे टू द एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉयर्स की जो लायबिलिटी है ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर आ जाता है. एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी जो है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर आ जाता है. जब जो एम्प्लॉय है एट द वर्क प्लेस एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी इवेंट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है या उसका पार्शियल डैमेज हो जाता है, बॉडी पार्शियल डैमेज हो जाता है या कोई इंजरी हो जाता है, सो इन दैट केस एम्प्लॉयर हैज टू कंपनसेट. So that is called employer's liability insurance. हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे पब्लिक लायबिलिटी. हमारे कोर्स में पब्लिक लायबिलिटी डिटेल में दिया गया है और बाकी मैंने आपको एग्जांपल के साथ यहाँ समझा दिया. व्हाट इज पब्लिक लायबिलिटी, व्हाट इज प्रोडक्ट लायबिलिटी, व्हाट इज प्रोफेशनल इंडेमनिटी, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी. नाम देख के ही आपको समझ में, पब्लिक इट इज रिलेटेड टू पब्लिक इन सोसाइटी इन लार्ज. याद रखेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी फर्स्ट एग्जाम्पल. प्रोडक्ट लायबिलिटी इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट. कोई भी प्रोडक्ट, आप अपना मोबाइल खरीदते हैं उस पर प्रोडक्ट लायबिलिटी है. मोबाइल अगर खराब हो जाता है दैट इज रिप्लेस्ड. ये मोबाइल की वजह से कुछ डैमेज हो जाता है. ऐसा हम लोग सुनते थे कुछ 4-5 साल पहले कि एक चाइनीज मोबाइल है वो कान के पास लगाया ब्लास्ट हो गया, या एक मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया वो ब्लास्ट हो गया, जिससे बॉडी इंजरी हो सकती है या कोई भी और डैमेज हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है. सो ऐसे केस में प्रोडक्ट लायबिलिटी बनती है. प्रोफेशनल लायबिलिटी इट इज रिलेटेड टू प्रोफेशन. प्रोफेशन की वजह से अगर कोई लॉस होता है सो दैट इज प्रोफेशनल लायबिलिटी. और एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी, एम्प्लॉयर के ऊपर अगर कोई क्लेम बनता है तो एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी अगर इंश्योरेंस परचेज करते हैं. पब्लिक लायबिलिटी को डिटेल में डिस्कस करते हैं. द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991. तो मतलब क्या हुआ कि ये 1991 के बाद स्टार्ट हुआ बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज लॉस टू द सोसाइटी इन लार्ज बिकॉज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी. और बहुत उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रेज हुए है ना उस कंपनी के ऊपर, जिसकी वजह से गैस लीकेज हुआ और इतने बड़े अमाउंट में लॉस हुआ. तो इसी इंसिडेंट के बाद पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 आया और फिर पब्लिक लायबिलिटी कंपल्सरी हो गया. पब्लिक लायबिलिटी कंपल्सरी हो गया फॉर द कंपनीज विच हैंडल्स हजार्डस सब्सटेंस. तो हजार्डस सब्सटेंस जो भी हैंडल करते हैं ना, लाइक पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल की जितनी कंपनी है दे हैव टू परचेज पब्लिक लायबिलिटी. माइनिंग की कंपनीज जो है, केमिकल की कंपनीज जो है, इन सभी को गैस, जो एलपीजी गैस हो गया या सीएनजी गैस हो गया और कोई भी NO2 गैस हो गया, कोई भी टाइप का गैस, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कंपल्सरी है एज पर एक्ट 1991 टू परचेज पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस. और कितने अमाउंट का परचेज करना है तो वो देख लीजिए. मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट एंड स्टॉक्स. तो सिंपल है, जो मार्केट कैप होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो वैल्यू होगी, मतलब पब्लिक लायबिलिटी इज इन करोड़. अगर कंपनी के वैल्यूएशन 5,000 करोड़ का है तो कंपनी हैज टू परचेज पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस ऑफ 5,000 करोड़. जितनी का वैल्यूएशन है उस पर्टिकुलर कंपनी का, उतने वैल्यू का पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस परचेज करना होगा. और इवेंट क्या हो सकता है, किस केस में कंपनी को पे करना होगा, डेथ. किसको पे करना है यहाँ पे पब्लिक लायबिलिटी केस में? टू द एम्प्लॉयर क्या? नहीं. टू द एम्प्लॉई? नो. टू द कस्टमर? नो. टू द सोसाइटी. डेथ और
injury to any person, death or injury to any person other than workman within the meaning of Workmen Compensation Act. मतलब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में जो कवर हैं उनको छोड़ के सभी, मतलब इसमें कस्टमर भी आएगा। तो कस्टमर को पे करना हो सकता है, सप्लायर को पे करना हो सकता है, और जो आसपास के लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, या उस प्लांट के आसपास जो भी लोग हैं, जो भी सोसाइटी है, उसको कोई लॉस होता है, कौन कैसा लॉस, डेथ और इंजरी, सो द क्लेम हैज टू बी सेटल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अगर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपल्सरी हो गया तो ये तो खरीदना ही है फॉर दोज कंपनीज विच हैंडल हजार्डस सब्सटेंस। बट इसी केस में अगर कोई कंपनी ऐसा है जो हजार्डस सब्सटेंस हैंडल नहीं करता है, बट स्टिल दे कैन परचेज पब्लिक लायबिलिटी। सो एक तो हुआ डेथ और इंजरी टू एनी पर्सन, दूसरा हो सकता है डैमेज टू द प्रॉपर्टी, डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन अराइजिंग ऑफ द एक्सीडेंट व्हाइल हैंडलिंग एनी हजार्डस सब्सटेंस। जैसे अगर शायद में भी आपको याद हो, जो 2012 में आंधी तूफान आया जो जापान में, और वहां के न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इन द सेंस तूफान की वजह से वो डैमेज हो गया, और उससे बहुत सारे रेडिएशंस बाहर आए, है ना, न्यूक्लियर रेडिएशंस बाहर आए। कि न्यूक्लियर रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल। या सेम ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था रशिया में, चेर्नोबिल, फेमस है काफी चेर्नोबिल, 1984 के आसपास ही कुछ हुआ था। वहां पे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हो गया, और न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो एक्सीडेंट है, ये सालों साल उसका इफेक्ट रहता है, 10 साल, 15 साल, 50 साल, ऐसे उसके इफेक्ट्स रहते हैं। तो ऐसी जो कंपनीज हैं, दे हैव टू कंपल्सरी परचेज पब्लिक लायबिलिटी, जिससे नॉट ओनली डेथ और इंजरी ऑफ एनी पर्सन, देयर कैन बी क्लेम बिकॉज ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है, सो द क्लेम हैज टू बी सेटल्ड। द एक्ट 1991 पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट डिस्क्राइब करता है अंडर सेक्शन 3 द अमाउंट, कितना अमाउंट पेबल है, कितना अमाउंट पे करना होगा टू द पब्लिक। तो ये बोलता है इफ देर इज एनी फैटल एक्सीडेंट ₹25,000 पर पर्सन। फैटल एक्सीडेंट मतलब डेथ हो गई, तो 25,000 पर। ये अमाउंट बहुत छोटा लग रहा है, बट आप कंपनसेशन पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए कि ऐसे इंसिडेंट में हजारों लोगों की डेथ हुई और सभी को कंपनसेट करना हो। सो अगर ये फैटल एक्सीडेंट है 25,000 पर पर्सन। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी मतलब दोनों पैर डैमेज हो गए, दोनों हाथ डैमेज हो गए हैं, या हियरिंग कैपेबिलिटी चली गई है, या आई साइड चला गया परमानेंट, उसमें भी ₹25,000 पर पर्सन। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि सपोज एक हाथ चल गया, एटलीस्ट वो कुछ तो काम कर पाएगा। पार्शियल, एक पैर चला गया, किसी तरीके से तो चल तो पाएगा। परमानेंट है बट पार्शियल डिसेबिलिटी, कंप्लीट डिसेबिलिटी, या हाथ का ही कोई एक पोर्शन चला गया, है ना, पाम चला गया। सो दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। ऐसे केस में जो कंपनसेशन होगा वो डिपेंड करेगा द अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ डिसेबलमेंट, कितने का लॉस हुआ, सर्टिफाइड बाय ऑथराइज्ड फिजिशियन, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको ऑथराइज करेगा कि इतने का लॉस हुआ, और उसके बेसिस पर फिर कंपनसेशन दिया जाएगा। और कंपनसेशन क्या होगा, एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंस अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹12,500 in each case as under 1 and 2 as above। तो इन पेमेंट के अलावा 25,000 पेमेंट के अलावा जो भी मेडिकल एक्सपेंस लगता है,
है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो जो पेशेंट है वो हॉस्पिटलाइज किया गया और उसके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में 12,500 तक का मेडिकल एक्सपेंस और 25,000 ये दिया जाएगा। एक्चुअल डैमेज टू द प्रॉपर्टी अप टू 6,000, और प्रॉपर्टी को अगर कोई डैमेज होता है तो अप टू 6,000 विल बी पेड। सो ये पेमेंट होता है पब्लिक लायबिलिटी के अंदर। फैटल एक्सीडेंट हुआ तो 25,000, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी 25,000, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी इट विल डिपेंड ऑन द सर्टिफिकेशन गिवन बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये मैक्सिमम 25,000 तक जा सकता है। एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंस किसी भी केस में हुआ हो तो 12,500, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉपर्टी डैमेज तो 6,000 की पेमेंट की जाएगी। अब इसमें कौन कौन से टाइप के रिस्क हो सकते हैं? एक इंडस्ट्रियल रिस्क है और एक नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क है। इंडस्ट्रियल रिस्क जो 1991 एक्ट के अंदर कंपल्सरी बना है उसे इंडस्ट्रियल रिस्क है। इसके अलावा नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क है जहां पे कंपनीज ले भी सकते हैं, दिस इज नॉट कंपल्सन, ले भी सकती है। सो इंडस्ट्रियल रिस्क आर मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग गोडाउन्स, वेयरहाउस एक्सेट्रा फॉर्मिंग पार्ट देयर। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस के अंदर जो भी आता है, गोडाउन्स आए, वेयरहाउस आए, ये सभी इंडस्ट्रियल रिस्क के अंदर कवर की जाएगी। और नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क जो है वो है नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क। These are hotels, motels, club houses, restaurants, boarding, lodging houses and etc. है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और जो रेस्टोरेंट का सिलेंडर है वो ब्लास्ट हो गया, तो जिसका रेस्टोरेंट ओनर को तो गैस के जो इंश्योरेंस है उसके थ्रू मिल जाए, बट जो वहाँ कस्टमर मस्त डोसा खा रहे थे उनका क्या? तो उस केस में if they have taken public liability, the claim will be settled. Then cinema hall, auditorium, theaters, public hall. तो सिनेमा हॉल का एक एग्जांपल है, दिल्ली में there was a case, it was around 1995-96, पुष्कर सिनेमा हॉल में एक मूवी चल रही थी, और जब मूवी चलती तो सारे तरफ के दरवाजे बंद रहते हैं, है ना, लॉक भी रहता है, नॉर्मली बंद रहता है। तो एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उस शॉर्ट सर्किट की वजह से उस हॉल में आग लग जाती है। उसमें तो मे बी अराउंड 250 कस्टमर्स थे, और आग लग जाती है जिससे 50 to 60 लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये केस अभी तक चल रहा है, जो ओनर है, सिनेमा हॉल ओनर है, उनके ऊपर नेग्लिजेंस का केस बना हुआ है। सो इसीलिए ऐसे जगह पे भी इंश्योरेंस जरूरी है। सिनेमा हॉल मस्त, वहाँ मूवी देखने गए, पॉपकॉर्न खा रहे हैं और शॉर्ट सर्किट हो गया, पर्सन पॉपकॉर्न खाता ही रह गया। या ऑडिटोरियम में, कई बार ऑडिटोरियम में कोई इंसिडेंट हो जाता है ना। थिएटर्स हो गए, पब्लिक हॉल्स, पंडाल्स, ओपन एयर थिएटर्स एंड सो ऑन। इसके अलावा रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस का इंश्योरेंस लिया जा सकता है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीमाइसेस, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, एयरपोर्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, लेबोरेटरीज में, केमिकल लेबोरेटरीज में तो जरूरी है, क्योंकि केमिकल लेबोरेटरीज में केमिकल का कुछ रिएक्शन कर रहे हैं, पता चला केमिकल पता नहीं क्या रिएक्ट करके आग लग गया और प्रॉपर्टी के डैमेज। स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक लायबिलिटीज। स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अभी हाल ही में लास्ट ईयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसमें कितने ही तो बच्चे जो हैं वो आग की लपेट में आ गए थे, कई बच्चों की डेथ हो गई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो उसके बाद से इट इज कंपल्सरी कि हर एक स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आग बुझाने के लिए
फायर एक्सटिंग्विशर का रहना जरूरी है, वाटर आउटलेट्स का रहना जरूरी है, कंपल्शन बन गया। इसके अलावा इट इज कंपल्सरी नाउ, इट इज कंपल्सरी टू हैव पब्लिक लायबिलिटी। इसके अलावा अम्यूजमेंट पार्क हो गए, एग्जीबिशंस, फेयर, फेस्ट और स्टेडियम, इन सभी में ये सभी नॉन इंडस्ट्रियल है, इसमें कंपल्शन नहीं है, बट कंपल्शन नहीं, अभी कंपल्शन हुआ है फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एल्स ये कंपल्शन नहीं थी इसमें, बट स्टिल देयर आर रिस्क फॉर पब्लिक। तो ऐसे सिचुएशन में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस लेनी चाहिए। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू पब्लिक लायबिलिटी। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज लायबिलिटी इंश्योरेंस, और लायबिलिटी इंश्योरेंस के हमने 4 टाइप्स डिस्कस किए, पब्लिक लायबिलिटी, प्रोडक्ट लायबिलिटी, प्रोफेशनल इंडेमनिटी, एम्प्लॉयर लायबिलिटी व्हिच इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन। ये 4 टाइप की लायबिलिटी होती है, और उसमें हमने पब्लिक लायबिलिटी काफी डिटेल में डिस्कस किया कि क्या क्या कवर होता है, कितना अमाउंट कंपनसेट करना पड़ता है, कितने वैल्यू का इंश्योरेंस लेना जरूरी है पब्लिक लायबिलिटी के अंदर। जैसा हमने डिस्कस किया, कंपल्शन है तो मार्केट कैप जितना होगा उस कंपनी का, है ना, मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है तो 10,000 करोड़ की पब्लिक लायबिलिटी लेनी पड़ेगी। देन वी आल्सो डिस्कस्ड व्हाट अमाउंट कंपनसेशन इज टू बी डन, और उसके बाद ये टाइप्स ऑफ रिस्क के बेसिस पे इंडस्ट्रियल रिस्क और नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क है। तो नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क लाइक होटल्स, मोटर्स, सिनेमा हॉल, रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, schools, educational institutions, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, अम्यूजमेंट पार्क, एग्जीबिशंस, स्टेडियम्स, इन सभी में ये सभी नॉन इंडस्ट्रियल में आते हैं, नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क में आते हैं। ये भी पब्लिक इंश्योरेंस, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस। In next video we will discuss about health insurance, that is called mediclaim insurance. I hope आपको समझ में आया। कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।